Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to you all at Learning Management System of Superior Group of Colleges. बेटे आज हम बायोलॉजी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 7 का लास्ट लेक्चर नंबर 4 फंगस लाइक प्रोटिस्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये बेटा जैसा कि इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं प्रोटिस्ट क्या होते हैं, देन एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट को हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो आज इसी कड़ी का ये लास्ट टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है फंगस लाइक प्रोटिस्ट को, उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने इससे पहले टॉपिक्स में देखा है एल्गी और प्रोटोजोन्स के उसमें भी हम देखते थे कि बहुत सारी रिजेम्बलेंसेस थी। ठीक है, अगर एल्गी की बात करें तो एल्गी की प्लांट्स के साथ बहुत सारी रिजेम्बलेंसेस थी और बहुत सारे डिफरेंसेस थे। सेम इज द केसेस ओवर हियर। फंजाई की भी बहुत सारे रिजेम्बलेंसेस भी हैं फंगस लाइक प्रोटिस्ट के साथ और बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। तो आज चले पहले उनको डिस्कस करते हैं। तो रिजेम्बलेंसेस देखते हैं, दोनों फोटोसिंथेटिक नहीं है, ना फंगस लाइक प्रोटिस्ट फोटोसिंथेटिक है और ना ही हमें पता है कि फंजाई फोटोसिंथेटिक था। बॉडी जो है वो दोनों की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफी से बनी होती है, फंजाई की भी हाइफी से बनी होती है और फंगस लाइक प्रोटिस्ट की भी हाइफी से बनी होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बॉडी फॉर्म्स इनकी 100% एक जैसी है कि हाइफी से बने हुए हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है। तो डिफरेंसेस क्या है जी? नंबर 1 कि फंजाई जो है प्रोटिस्ट जो है वो फंजाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें सेंट्रियोल्स होते हैं, फंजाई में नहीं होते। सेल वॉल इनकी प्रोटिस्ट की सेलुलोज से बनी होती है, जबकि फंजाई की सेल वॉल भी पीपल नो दैट वो काइटिन से बनी होती है। सेंट्रियोल्स या फंजाई में एब्सेंट होते हैं और सेल वॉल काइटिन से बनी होती है। ये दोनों बेटा दो मेजर डिफरेंसेस हैं। ठीक है, फंगस लाइक प्रोटिस्ट की सेल वॉल सेलुलोज से बने होना इस चीज की निशानदेही है कि ये तो प्लांट मटेरियल है, और फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बने होना, जबकि आप देखें कि फंजाई और प्लांट की सबसे बड़ी लड़ाई ही इस बात पे है, डिफरेंस ही सबसे बड़ा ये है कि उनकी सेल वॉल डिफरेंट है आपस में। ठीक है, दूसरा बड़ा डिफरेंस ये है फंजाई और प्लांट का कि प्लांट ऑटोट्रॉफ होते हैं, फंजाई हेटेरोट्रॉफ है। ठीक है, तो इस तरह से ये फंगस लाइक प्रोटिस्ट के साथ भी फंजाई की रिजेम्बलेंसेस भी हैं, डिफरेंसेस भी हैं। तो बेटा दो मेजर ग्रुप बनाए जाते हैं इनके, एक स्लाइम मोल्ड्स या माइक्सोमाइकोटा कहते हैं उसको, और दूसरे को वाटर मोल्ड्स या ओमाइकॉट्स कहा जाता है। तो दोनों के बारे में हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये स्लाइम मोल्ड्स देखते हैं, माइक्सोमाइकोटा। तो स्लाइम मोल्ड में जो इसकी फीडिंग स्टेज होती है स्लाइम मोल्ड की, आई एम टॉकिंग अबाउट द फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड, दैट इज नोन एज प्लाज्मोडियम। ये वो प्लाज्मोडियम नहीं है जो हम लोग उधर प्रोटोजोन्स में भी पढ़कर आए हैं, एपिकम्प्लेक्सन्स के अंदर जो है ना वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है जो मलेरिया कॉज करता है। ये वो वाला प्लाज्मोडियम नहीं है। ये स्लाइम मोल्ड की फीडिंग स्टेज, इसकी एक स्टेज है फीडिंग स्टेज। जैसे फीडिंग स्टेज होती है फिर रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है, तो इसकी फीडिंग स्टेज को प्लाज्मोडियम कहते हैं। जैसे कि आप नीचे ये डायग्राम में देखें तो ये प्लाज्मोडियम है, सारा का सारा ऑर्गेनिज्म ना, इसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। ठीक है जी, इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, ये बेटा आपकी बुक में नहीं है, तो मैंने यहाँ पर ये डायग्राम दिया ताकि आप लोग लाइफ साइकिल को देख सकें। लाइफ साइकिल भी बुक में नहीं है, लेकिन चले आपकी जो ना बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ये चीज क्रिएट की है। तो मल्टीन्यूक्लियेट मैस है बेटा ये साइटोप्लाज्म, इसका दैट कैन ग्रो अप टू 30 सेंटीमीटर। ये वाला जो है ये 30 सेंटीमीटर तक ग्रो कर सकता है, अराउंड 1 फुट इन डायमीटर। और प्लाज्मोडियम स्टेज जो है ये स्लाइमी इन अपीयरेंस होती है, चिपचिपाहट वाली, और स्ट्रीम्स यानी कि ऐसी जगह जहां पर जो डैम प्लेसेस हैं, डिकेइंग लॉग्स हैं, लीफ लिटर है, उनके इर्द गिर्द ये बहुत ज्यादा ये प्रोड्यूस हो जाते हैं, बनते हैं। तो ये अपना एक नेटवर्क बनाते हैं क्योंकि हाइफी पर मुश्तमिल है, तो हाइफी जो है ना वो अपना एक लार्ज नेटवर्क एरिया क्रिएट करती है। फूड अगर हम देखें तो उस जगह पर मौजूद जो बैक्टीरिया है, यीस्ट है, स्पोर्स है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, वो सबको ये अपने फूड के तौर पर इस्तेमाल करता है। स्पोर्स ये ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, आपको पता है हमने वो 6th चैप्टर में भी पढ़ा है, स्पोर्स, एंडोस्पोर्स, एक्सोस्पोर्स। तो स्पोर्स हमेशा बनाए जाते हैं अनफेवरेबल कंडीशन से निपटने के लिए। तो जैसे इनको अनफेवरेबल कंडीशन से निपटना होता है तो स्लाइम मोल्ड जो है वो कुछ खास किस्म के रेजिस्टेंट हैप्लॉइड स्पोर्स अपनी बॉडी के अराउंड क्रिएट करते हैं। ठीक है, बाय मेयोसिस। तो स्टार्क स्ट्रक्चर बनाता है, स्टार्क मीन डंडी वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऐसे स्पोर जो डंडी वाले स्ट्रक्चर पे लगे होंगे स्पोरेंजिया कहते हैं, जिनमें वो प्रोड्यूस होते हैं। तो फेवरेबल कंडीशन के अंदर ये जर्मिनेट करते हैं और इन्हीं में से बाइफ्लैजिलेटेड अमीबॉइड रिप्रोडक्टिव सेल्स
या जिनको स्वार्म सेल्स भी कहते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं और ये आपस में फ्यूज करके डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये मैं आपको लाइफ साइकिल दिखाता हूं। अगर आप इस लाइफ साइकिल में देखें, ये स्पोर्स है, ये जर्मिनेशन हुई तो इनसे ये अमीबॉइड सेल्स बने, ठीक है, और इसी तरह के फ्लैजिलेटेड या स्वार्म सेल भी बन सकते हैं, ठीक है ना, ये सारे एक जैसे ही हैं। अब ये सेल आपस में, ये दोनों सेल, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये दोनों सेल जब आपस में फ्यूज होते हैं तो ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है, तो जिसमें ये हैप्लॉइड सेल्स आपस में फ्यूज होकर ये एक डिप्लॉइड सेल बना रहा है, जिसकी वो बात कर रहा है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, ठीक है। तो ये डिप्लॉइड सेल यानी कि इसके अंदर ये देखो 2 न्यूक्लियस ये आ गए, न्यूक्लियर फिजन से डिप्लॉइड सेल बने, बाद में इनकी माइटोसिस हो गया, उससे फिर दोबारा से प्लाज्मोडियम फीडिंग स्टेज बनेगी। अब ये इसकी फीडिंग स्टेज है और ये इसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज है, ठीक है जी। यहां से आपको बात क्लियर हुई कि व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट मोर अबाउट फीडिंग स्टेज और रिप्रोडक्टिव स्टेज, कि ये सारा फीडिंग एरिया है इसका, जिसमें इसने खाना पीना है और अय्याशी करनी है, और ये सारा वो एरिया जिसमें इसने रिप्रोडक्शन परफॉर्म करनी है। ऑलराइट बेटा, तो जाइगोट प्रोड्यूस मल्टी न्यूक्लियर प्लाज्मोडियम विद ईच न्यूक्लियस डिप्लॉयड, ठीक है ना। जाइगोट से हमें पता है डिप्लॉयड बनता है, तो माइटोसिस होनी है, माइटोसिस से आगे डिप्लॉयड ही होना है, मियोसिस से डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो जाता है बेटे, और माइटोसिस से हैप्लॉयड होगा तो हैप्लॉयड ही रहेगा, डिप्लॉयड होगा तो डिप्लॉयड ही रहेगा। माइटोसिस चेंज नहीं करती, मियोसिस जो है ना वो डिजेनरेटिव फेज होती है, वो कम कर देती है, हाफ में कन्वर्ट कर देती है। एग्जांपल इसकी बेटा फसेरम पॉलीसेफेलम है, जो कि प्लाज्मोडियल स्लाइम मोड्स की बहुत बड़ी एग्जांपल है। तो इसको आमतौर पर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में जैसे कि ग्रोथ और डिफरेंशिएशन, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन वगैरह जानने के लिए हम फसेरम पॉलीसेफेलम को एज अ बायोलॉजिकल फंडामेंटल्स जानने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है जी। तो वो तो बेटा स्लाइम मोल्ड। अब आगे चलते हैं सेकंड टाइप ओमाइकॉट्स या वाटर मोल्ड्स की तरफ। इसका जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं वाटर मोल्ड्स का, तो ये बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है फंजाई से, बिकॉज फंजाई से पहले ये प्रोटिस्ट का लास्ट स्टेज है और फंजाई का क्लोजली रिलेटेड ग्रुप है। इवन के बहुत सारे साइंटिस्ट या टैक्सोनॉमिस्ट ये भी कहते हैं कि इट इज एन एंशिएंट ग्रुप ऑफ फंजाई, ठीक है, या वो यूं भी कहते हैं कि जो फंजाई का एंशिएंट ग्रुप है ये उसके साथ बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेट करते हैं, ठीक है। बट मेजर डिफरेंस क्या है बेटे? मेजर डिफरेंस फिर वही है कि इनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, काइटिन से नहीं। सो दैट्स व्हाई इसको हम फंजाई नहीं कह सकते, क्योंकि फंजाई का बेसिक करैक्टर ये है, उसकी बेसिक डेफिनेशन में जो करैक्टर है वो ये है कि जनाब वो काइटिन से उनकी सेल वॉल बनी होती है। हाइफी इनके हाइफी पाए जाते हैं, बट वो एसेप्टेट होते हैं, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे जो कि फंजाई वाला चैप्टर, उसमें हम सेप्टेट और एसेप्टेट को बड़े अच्छे तरीके से बयान करेंगे, लेकिन अभी आप हल्का सा मैं आपको समझा देता हूं। द वर्ड सेप्टेट इज टेकन फ्रॉम सेप्टा। सेप्टा कहते हैं क्रॉस वॉल सेक्शन, क्रॉस वॉल या सेक्शन को। तो जहां पर सेप्टा मौजूद होता है वहां पे वो कहते हैं क्रॉस वॉल बनती है, यानी कि जैसे आप गन्ना देखते हैं, गन्ने की एक खास जो है ना वो खास पॉइंट के बाद एक सेक्शन बना हुआ नजर आता है, ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा सेक्शन, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो सेप्टेट फंजाई वो सेप्टेट हाइफी वो होती है जिसमें सेक्शन बने होते हैं और हर सेक्शन के अंदर आमतौर पर एक न्यूक्लियस होता है, और एसेप्टेट वो होता है जिसमें वो सेक्शन नहीं होते, तो वहां पर फिर न्यूक्लियस डिस्पर्स फॉर्म में पाए जाते हैं। एग्जांपल इसकी ओमाइकॉट्स की जी, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, बहुत फसादी ऑर्गेनिज्म है ये, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, इसका नाम देखें, अक्सर बच्चों को इसका नाम प्रोनाउंसिएट करना नहीं आ रहा होता, तो ये क्या है? फाइटोफथोरा, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, ये बेटा इनके जो ना पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, इसका बड़ा इनफेमस रोल है ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर। फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस जो है इसने आयरिश पोटैटो फेमाइन इन 19th सेंचुरी जो है ना वो कॉज किया था। आयरिश पीपल जो है ना, जैसे हमारी ग़िज़ा का मेन हिस्सा क्या है, रोटी या सालन? रोटी है, क्योंकि रोटी वो कांस्टेंट है, वो सबके साथ खानी है सिवाय चावलों के, ठीक है। तो कोई समय सालन बना ले, रोटी उसके साथ जरूरी है। तो इसी तरह जो आयरिश पीपल है बेटा, उनकी जो मेन स्टेपल ऑफ फूड है ना, यानी कि मेन जो फूड है उनका, वो पोटैटो है, वो आलू है, कि वो उन्होंने हर चीज में आलू खाना है, ठीक है। तो हुआ कुछ यूं कि 1840s के अंदर इनमें बड़े कूल समर्स आए आयरलैंड के अंदर, जिससे
बारिशें बहुत ज्यादा हुई, बारिशें बहुत ज्यादा हुई, इनके फील्ड्स के अंदर पानी बहुत ज्यादा भर गया, पानी तो चलो जमीन में नीचे सीप कर गया, फील्ड्स ठीक भी हो गए, लेकिन इनको ये नहीं पता चला कि कुछ ना कुछ खराबी पैदा हो चुकी है। तो वो खराबी क्या पैदा हुई कि जो इनके पोटैटो के फील्ड थे ना सारे के सारे, वहां पर ये फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस प्रोड्यूस हो गया, जिसके लिए वो ठंडी जगह, ठंडा मौसम और पानी बड़ा जरूरी है इसके लिए, ठीक है ना, और उससे ये प्रोड्यूस होता है। तो उससे क्या हुआ कि ये अंडरग्राउंड, और पोटैटो होता भी अंडरग्राउंड है, या अगर सामने कोई चीज नजर आ रही होती तो वो उसको इलाज भी कर लेते हैं, लेकिन चूंकि ये पोटैटो होता भी अंडरग्राउंड है तो ये अंदर बड़े मजे से ये डिजीज फैलती चलेगी, इनके पूरे के पूरे खेत उजड़ गए, ठीक है, इतने उजड़ गए कि वहां पर तकरीबन 2.5 लाख से लेकर 1 मिलियन तक लोगों की भूख से मौत हो गई, ठीक है। और फिर बहुत सारे लोग वहां से माइग्रेट करके साथ वाले जो कंट्रीज थे, ठीक है ना, लाइक इंग्लैंड, और ज्यादातर लोग यूएसए की तरफ मूव कर गए, ठीक है। तो इस तरह ये फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस जो है वो अपनी इस बीमारी के लिहाज से मशहूर है। जो बीमारी इन्होंने कॉज की बेटा आलूओं के अंदर, पोटैटोज में, उसको कहते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटोज। उसमें क्या होता है कि आलू पूरा का पूरा काला हो जाता है। जब इन्होंने हल चलाया और जमीन से आलू निकाले तो देखा वो सारे के सारे आलू खराब थे, वो काले हो गए थे, तो वो उसको खाया नहीं जा सकता था, ठीक है। तो वो जो डिजीज कॉज की इन्होंने, उन्हें कहते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटोज, ठीक है जी। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर था, लाइक जो हमने पीछे जिस तरह से एलजी और प्रोटोजोआंस के हवाले से पढ़ा है, तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर था हमारा। तो बेटा इसके साथ ही हमारा 7वां चैप्टर खत्म हो गया है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।